हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अनटिजनेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। सेक्शन हम शोध अभिव्यक्ति। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती है। तो दोस्तों, जो हमारी परीक्षा जो है मई 2021 में शुरू होने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जल्द ही आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी आ चुकी है यूजीसी नेट की तरफ से अपडेट कि जल्द ही आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे और आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्ट, ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है तो कौन सी होगी हमारी? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सी आंसर हो जाए। व्याख्यान विधि में देख शिक्षक संबंधित विषय वस्तु की व्याख्या करता है, तो छात्र इस विधि के दौरान निष्क्रिय रहते हैं, तो अतः इस विधि से छात्रों में तक शक्ति का संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। ये ओवरहेड प्रोजेक्ट ये हमारी अनुदेशन सामग्री है। ऑडियो कैसेट भी होती है और छपी सामग्री भी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है ये नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं पूछा गया है। तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है। व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्ञान का विकास जो है व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है और व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए कथन सही नहीं पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ये क्या उद्देश्य होता है? उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होता है उच्च शिक्षा के स्तर पर। जैसे आप 10वीं 12वीं से ऊपर बढ़ते हैं, देखिए बीए कॉलेज में जाते हैं, तो उस वक्त ये उच्च शिक्षा बोला जाता है। उस पर जो शिक्षण का स्तर जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सही पूछा गया। विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती है। जिसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कूट भाषा में नहीं है, चारों में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। तो आधुनिक समय में दो व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र के विकास को मापने के लिए विभिन्न तरह के वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन परीक्षणों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए, यह उपरोक्त सभी हैं। तो मूल्यांकन को इंगित करता है, तो मूल्यांकन को कौन सा हमारा ऑप्शन इंगित करता है? ये उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे हमारे। तो राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, ये मूल्यांकन है। मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, ये भी मूल्यांकन है। और श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुआ, तो ये भी मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है, कि मूल्यांकन के द्वारा बालक को अपनी निष्पत्ति में सफलता मिलती है और वह कार्यों को करने के लिए तत्पर रहता है। तो मूल्यांकन की प्रविधियों को इसलिए उद्देश्यपूर्ण एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है। मूल्यांकन के लिए जो भी विधि अपनाई जाती है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, कि वह स्थायी एवं वस्तुनिष्ठ हो सकता है मूल्यांकन जो है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। शोध वह व्यक्ति कर सकता है,
देखिए शोध कौन सा व्यक्ति कर सकता है? जिसने शोध विधि पढ़ी हो, जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि है, जिसमें सोचने की और तर्क करने की क्षमता है, जो परिश्रमी हो। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसमें सोचने की, तर्क करने की क्षमता हो। ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सोचने की क्षमता ही ना हो या तर्क करने की क्षमता ही नहीं हो तो वह शोध क्या करेगा? चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? इस शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए। विचलन समस्या का स्रोत है। ये उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं और शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए। विचलन समस्या का स्रोत भी है। ये शोध ग्रंथ का प्रथम अध्याय जो है वो भूमिका होती है जो समस्त अध्ययन संबंधी विवरण को प्रस्तुत करता है। इस अध्याय का मुख्य ध्येय अध्ययन की आवश्यकताएं हैं, क्षेत्र अपनाई गई विधियों, प्रक्रियाएं, मान्यताएं, परिकल्पनाएं व शोध संबंधी प्रतिबंध आदि होते हैं। तो देखिए नंबर 1 होता है सामान्य रूप से समस्या का वर्णन। नंबर 2 होता है हमारा अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित आवश्यकता का महत्व। नंबर 3 होता है अध्ययन के उद्देश्य। नंबर 4 होता है मौलिक मान्यताएं व संदर्भ की मीमांसात्मक रूपरेखा। फिर परिकल्पनाएं, फिर अध्ययन की विधि, फिर प्रयोग किए गए विचारों या शब्दों की परिभाषा, फिर शोध प्रबंधों का गठन। इस प्रकार देखिए शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए क्योंकि शोध एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों या समकों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीयता समाधान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसलिए शोध अनुसंधान एक व्यवस्थित व सुनिश्चित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शोध विधि नहीं है? देखिए कौन सी विधि जो शोध विधि नहीं है? अवलोकन, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण या दार्शनिक। देखिए वो शोध देखिए विधि कौन सी पूछी गई है? कौन सी शोध विधि नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऐतिहासिक विधि होती है, जो पुराने तथ्य जो होते हैं उन्हें, फिर सर्वेक्षण भी किया जाता है, फिर दार्शनिक भी किया जाते हैं। तो तीनों हमारी शोध विधि है, लेकिन अवलोकन विधि जो है हमारी शोध विधि नहीं है। शोध को वर्गीकृत क्या कर सकते हैं? मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध में, संख्यात्मक और गुणात्मक शोध में, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध में। यह उपरोक्त सभी शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी है ये शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं हम। ये मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध, संख्यात्मक और गुणात्मक शोध, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध, ये सभी हो जाएंगे। शोध का प्रथम सोपान है। देखिए शोध का जो प्रथम सोपान कौन सा हमारा? समस्या का चयन, समस्या को ढूंढना, समस्या का पता लगाना या समस्या की पहचान करना। शोध का प्रथम सोपान कौन सा होता है हमारा? जिसमें ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाए, समस्या का चयन करना। ये हम किसी प्रकार के शोध करते हैं तो उसमें समस्या तो पता चलना चाहिए कि हम इस विषय में हम शोध कर रहे हैं, है ना। तो इस शोध के प्रथम सोपान जो है समस्या का चयन किया जाता है, उसके बाद समस्या की परिभाषा की जाती है जिससे समस्या का सीमांकन होता है और उसे व्यवहारिक रूप से दिया जा सकता है। तो द्वितीय सोपान जो हमारा होता है, द्वितीय सोपान में समस्या के संभावित समाधानों के लिए कथन किए जाते हैं। इन्हें परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना से संभावित समाधान होता है। फिर तृतीय सोपान होता है, इन परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है जिससे शोध विधि व प्रविधियों के संबंध में निर्णय किया जाता है। फिर हमारा चौथा सोपान होता है। चौथे सोपान में जो प्रदत्तों या समकों को संकलन किया जाता है और पांचवें सोपान में समकों प्रदत्तों को सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकी प्रविधियों को उपयुक्त किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण में परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है, उनके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तब प्रदत्तों के विश्लेषण में परिणामों की व्याख्या की जाती है। और छठा सोपान जो हमारा होता है, यानी कि छठा स्टेप जो होता है, इसमें प्रदत्तों के विश्लेषण और परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है जो नवीन ज्ञान की वृद्धि करती है और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार व विकास लाया जा सकता है। तो सभी प्रकार के शोध कार्यों में इन्हीं सोपानों का अनुसरण किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शोध के कितने सोपान होते हैं? इसमें 6 सोपान है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मौखिक संचार कहा जा सकता है? प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया। चौराहे पर बत्ती हरे से नारंगी रंग की हो गई।
शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा था। दीपक ने अवकाश प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखा। निम्नलिखित में से किसको मौखिक संचार कहा जा सकता है? देखिए मौखिक संचार का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाए। प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया यानी कि बच्चों को बढ़ाया, तो ये मौखिक संप्रेषण हो गया। देखिए जो संचार या संप्रेषण जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं मुंह से बोलकर किया जाता है वह मौखिक संचार कहलाता है। इस तरह के संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संप्रेषक व संप्रेषी आमने सामने हो, ये इतने निकट हों कि वे एक दूसरे को सुना सके। मौखिक संप्रेषण में हम बातचीत, विचार, वार्ता, भाषण, प्रश्नोत्तर तथा कथन आदि के द्वारा सूचना आदि का अलग आदान प्रदान करते हैं। मौखिक संचार संप्रेषण में वक्ता का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए व संदेश के लिए उचित शब्द एवं शुद्ध वाक्य का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये हमारा मौखिक संचार हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे जो वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपकी परीक्षा होने वाली है जो 2 मई से लेकर 17 मई के दौरान होगी। ये ऐसा देखिए यूजीसी नेट ने लिंक आ गया है उनका, और जल्द ही आपके एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।